वेरिएशन ऑफ जी हाइट एबव के साथ सिंपल है कि अगर जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो रहा तो ऑब्वियस है आर की वैल्यू बढ़ेगी तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, यानी रोटेशनल एक्सेलरेशन घटेगा। तो यहाँ एच हाइट एबव जा रहे हैं तो आर प्लस एच का स्क्वायर किया तो हमने देखा सिंपल मैथमेटिक्स लगा के प्रूफ किया कि जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ आर स्क्वायर बाहर निकाला गया है, यहाँ ऊपर ले जाके बाइनोमियल थ्योरम लगाया गया है। ये जो पावर होती है कोफिशिएंट के रूप में आती है, तो जी डैश की वैल्यू जी इन 1 माइनस 2h अपॉन आर आएगी। तो जी डैश की वैल्यू अगर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जी डैश की वैल्यू घट रही है हाइट के साथ, क्योंकि ये माइनस टर्म है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या बताया कि जी की वैल्यू प्रोपोर्शनल आ रही है 1 अपॉन आर स्क्वायर पे। तो आपको ये बात भी यहाँ से क्लियर कर दूं कि इक्वेटर और पोल पे किस पे ज्यादा होगा, तो जी ऑफ इक्वेटर हमेशा लेस होगा जी ऑफ पोल से। क्यों? पोल पे रेडियस की इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ज्यादा होती है तो जी इक्वेटर की वैल्यू कम आएगी। अगर इक्वेटर पे आर ज्यादा हो गया तो जी इक्वेटर कम आएगा, पोल पे ये कम हो गया तो ये ज्यादा आएगा। ठीक, ये वेरिएशन ऑफ जी हो गया। वेरिएशन हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, साथ ही साथ आर के साथ, तीनों ही केस में घट ही रहा है। तो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि जी डैश में तीनों ही केस में घटता है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स में। कुछ खास चीजें जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से पॉइंट ऑफ व्यू, कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए, जितना फोर्स लग रहा है उसमें कोई मास को ले आइए, फोर्स पर यूनिट मास उसका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, जो वर्क करना पड़ेगा पॉइंट मास को। लेट्स से कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसका पॉइंट मास कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम को ले आना चाह रहे हैं, तो निश्चित है कि इसके फील्ड में आएगा तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये लाने के लिए लेट्स से अगर इसकी आर दूरी है तो जो वर्क डन करेंगे अपॉन यूनिट मास जिसको लेके आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये टेस्ट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, उसी तरह मान लीजिए ये कोई टेस्ट मास है जिसमें हम इंपैक्ट देखना चाह रहे हैं इस फील्ड का। फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कोई कहे क्या है, तो द रीजन अराउंड द मास और दैट एंटिटी अबाउट विच वी आर कंसर्न इन विच द अनदर मास इफ विल बी ब्रॉट अप then it will experience a force, यानी region around the mass, source mass, in which if some another mass will be brought, it will be experiencing a force. तो हमें अगर पोटेंशियल बताना है कि कितना स्ट्रॉन्ग है आदमी वो, तो पोटेंशियल बराबर क्या होगा? W by m। तो W का फार्मूला तो जानते हैं, F होता है। अगर ये डिस्टेंस R हो जाए तो ये m हो जाए, तो ये हमने पढ़ा है G mm अपॉन R स्क्वायर, और ये बगल में इसका m है, ये r है, सॉरी, ठीक, अपॉन m। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, तो gm अपॉन r स्क्वायर, सॉरी, एक r से एक r भी कैंसिल हो गया, तो gm अपॉन r। तो देखिएगा आप, ये आया पोटेंशियल, ठीक, पोटेंशियल। और यहां से कोई लड़का अगर ध्यान से देखे तो मैं एक पोटेंशियल एनर्जी लिखा हूं, तो W, ये जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी W ही U होगा। तो W इक्वल टू क्या होगा? U, और U इक्वल टू क्या होगा? V इंटू M। तो V की वैल्यू क्या है? Gm अपॉन R। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी उस फॉर्म में, उस पार्टिकल में, तो इसीलिए यहां पर क्या होता? माइनस साइन, यानी अट्रैक्शन तो खुद लग रहा होता है, फिर उसके बाद हम वर्क देख रहे हैं तो ठीक रिवर्स डायरेक्शन है, तो माइनस साइन इसी के फिजिकल मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो Gm अपॉन R V हो गया, स्मॉल m इसका मास हो गया, तो V या U बराबर V इंटू M, ये आ गया। ठीक, अब मान लीजिए इसी पार्टिकल को बाहर भेज देना है, तो बाहर भेज देना है यानी Gm अपॉन R जिसके कारण बंधा हुआ है उसी के ठीक बराबर एनर्जी दे दे, तो ये माइनस है, ठीक इसके बराबर प्लस दे दे तो ये बाहर चला जाएगा। इसी तरह एस्केप वेलोसिटी देते हैं, जैसे R की वेलोसिटी √2gr, यानी सीधे सीधे हम वैल्यू लिख रहा 11.2 किलोमीटर पर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? तो अभी एस्केप वेलोसिटी में क्यों बताने लगा? एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो एक बार अगर ऑब्जेक्ट को दे दे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात पता होगी। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकल गया तो उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², ठीक है,
और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाया ही, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। तो सैटेलाइट की केस की ऑर्बिटिंग हो, चाहे सैटेलाइट को घुमाने के लिए क्या वेलोसिटी देना होता है, या किस ऑर्बिट में उसको मूव कराना है, इन सब के लिए ये तीनों आपस में जो दोनों फोर्स हैं, या सेंट्रीपिटल का ग्रेविटेशनल के साथ या उस सैटेलाइट के वेट का ग्रेविटेशनल के साथ, ये फोर्स जब इक्वेट करते हैं तो अलग अलग टाइम पे जैसे जिसकी जरूरत होती है हम इक्वेट करते हैं। इस चैप्टर में मैं कुछ एक और बात आपको बताना चाहूंगा, वो है केप्लर्स लॉ। देखिए केप्लर्स के 3 फंडामेंटल लॉ हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है वो ऑर्बिट लॉ है। ऑर्बिट लॉ क्या कहता है कि सन, सारे के सारे प्लेनेट सन के राउंड घूमते हैं। सन जो है सन के राउंड इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सन किसी एक फोकाई पे होता है, चाहे यहां होगा चाहे यहां होगा। तो मान लीजिए यहां है और ये अर्थ है, इलेक्ट्रॉन नहीं है बाबा, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ इसके राउंड घूम रहा है, ठीक, ये सन हो गया, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा क्या कहता है, एरिया जो कवर करेगा, जैसे लेट्स से कि सन यहाँ पर ये एरिया कवर कर रहा है और यहाँ पर ये, तो ये दोनों जो एरिया शिफ्ट होगा, यानी एरियल लॉ, एरिया मतलब एरिया से रिलेटेड लॉ, तो एरिया जो शिफ्ट करेगा, अगर ये A1 है, ये A2 है, तो A1 इक्वल टू क्या होगा, A2। ये एरियल लॉ कहते हैं, मतलब एरिया जो कवर कर रहा होगा वो बराबर होगा। कैसे, जब प्लैनेट सैटेलाइट से थोड़ा दूर रहता है उनकी वेलोसिटी कम होती है, जैसे ही पास आते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। यहाँ भी वही फोर्स का कॉन्सेप्ट है। फिर लास्ट में है टाइम पीरियड लॉ। क्या, इस पे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोई प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहा है उसका स्क्वायर पीरियड प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के मेजर एक्सिस के डिस्टेंस के क्यूब के बराबर, यानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बहुत ही ग्रेविटेशनल चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट कि टाइम पीरियड लॉ क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस अलोंग द मेजर एक्सिस, ठीक है। तो केप्लर्स के तीनों लॉ पे भी इनमें और इनमें क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप you would have understand this. Although this is in type of crash course, I will be talking you in more detail when I will be describing this all in my chapter routine works whenever I will get time. Otherwise, please at least remember this all as per your NEET is or JEE is concerned. So thank you. I hope you will like and subscribe the channel.